नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के चुनावों की निगरानी के लिए हमारा खास शो राजपाट निरंतर जारी है। इसी शो के अंतर्गत एक सेगमेंट है जिसका नाम है बागडोर। इस सेगमेंट के अंतर्गत हम तमाम विधानसभा क्षेत्र के उन नेताओं से बात करते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने राजपाट सेगमेंट के अंतर्गत बिजावर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था। इस इलाके के उन तमाम नेताओं से बात की थी जो इस चुनाव में खुद को बतौर प्रत्याशी उतारना चाहते हैं या एक सपना देख रहे हैं। आपको याद होगा हमने क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला से बात की थी, कांग्रेस के नेता राजेश सिंह पायक का इंटरव्यू किया था। इसके अलावा भी और जो नेता हैं सटई से राजेश शर्मा हैं उनसे भी बात की थी। एक नेता जो पिछली दफ़ा इस पूरे अभियान के दौरान छूट गए थे वो हैं भुवन विक्रम सिंह। केशु राजा उनका निकनेम है। बुंदेलखंड में इस तरह के निकनेम की एक परंपरा रही है। उन्हें उनके चाहने वाले, उनके समर्थक केशु राजा के रूप में भी जानते हैं। केशु राजा कांग्रेस से इस विधानसभा क्षेत्र की दावेदारी कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी हद तक कांग्रेस का भावी प्रत्याशी भी माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता उन्हें बबलू शुक्ला के विरुद्ध कांग्रेस का एक माकूल प्रत्याशी मानकर उतार सकते हैं। केशु राजा का इस क्षेत्र को लेकर क्या विजन है, इस विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, उनके सोचने समझने का तरीका क्या है। बबलू शुक्ला की राजनीति पर पहला हमला करने वाले वो युवा नेता हैं जो सीधे तौर पर उनसे आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और उनके कामकाज पर सवाल खड़े करते हैं। इस इंटरव्यू में हम उनसे बात करेंगे और तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये इसलिए भी है क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि उनके जो नेता हैं आखिर उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका विजन क्या है, वो उनके लिए करेंगे क्या। बहुत स्वागत है केशु जी आपका हमारे स्टूडियो में। हम इस इंटरव्यू के जरिए थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे, राजनीतिक तौर पर भी और आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी भी। बहुत धन्यवाद अंकुर भैया आपका। पहला सवाल तो मैं एक चीज टोकना चाहूँगा पहले आपको। जब तक कांग्रेस पार्टी की कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं आती है, लगभग सभी प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे हैं एक बराबर है, कोई किसी का फेवरेट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने भी ये साफ कह दिया है कि जब तक एक आधिकारिक लिस्ट नहीं आती है तब तक किसी को भी संभावित प्रत्याशी ना माना जाए। चलिए, आप अपनी बात रख सकते हैं, मैंने अपनी जानकारी रखी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो बिजावर विधानसभा क्षेत्र है वो पिछले 5 वर्षों में कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरा है। पहले तो आपके क्षेत्र ने मध्य प्रदेश का इकलौता सपा विधायक चुना और फिर वो विधायक भाजपा में शिफ्ट हो गए। शुरुआती दौर जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस दौर में सपा विधायक की वो अहमियत और वो कद था जब वो उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम कर सकते थे या उन्होंने किया होगा। लेकिन उसके बाद फिर जब वो भाजपा में शिफ्ट हुए तब भी बहुत सारे विकास कार्यों का वो दावा करते हैं। इन 5 वर्षों को किस तरीके से आप देखते हैं बिजावर विधानसभा में? देखिए, पिछले 5 वर्ष भैया जो मैं व्यक्तिगत मानता हूँ बहुत ही दुर्भाग्य के रहे हैं बिजावर विधानसभा के लिए। इसलिए नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा बुरा हुआ है यहाँ, बल्कि इसलिए कि जो संभावनाएं थी बिजावर में इस बार 230 विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में जाते हैं और सत्तागुण पार्टी के पास 115 के ऊपर विधायक रहते हैं और जो भी विधायक सत्ता में रहता है वो उन 115 विधायकों में से एक होता है। इस बार शायद पहली बार मध्य प्रदेश ने एक ऐसा जनमत दिया था कि किसी भी सरकार के, किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। उसमें जो ये विधायक थे, चाहे समाजवादी वाले हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी से आए हों या निर्दलीय जीत के आए थे, इनकी एक अलग अहमियत थी, इनके क्षेत्र की एक अलग अहमियत थी। कमलनाथ जी तो कई बार ये बात कहते हैं कि ऐसी कोई फाइल नहीं थी जो बबलू शुक्ला ने मेरी टेबल पर रखी हो और मैंने उस पर हस्ताक्षर ना करे हों। दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसमें से 90-95% फाइलें उनके व्यक्तिगत कामों की थी। कहीं किसी की ज़मीन का विवाद है, किसी मार्केट में उन्होंने 2 दुकानें ले ली और वो विवाद निपटवा दिया। तो जो इस तरह की जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ जिसको कहते हैं कि अगर वो सारी फाइलें क्षेत्र के हित की होती तो आज शायद न शुक्ला जी को चुनाव के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा होता और बिजावर विधानसभा की तकदीर और तस्वीर अलग ही होती।
आप कह रहे हैं कि उन्हें परेशान होना पड़ रहा है चुनाव के लिए। हमने जब उनका इंटरव्यू किया था तब वो उनका ये दावा था कि उनके सामने जो 3-4 प्रत्याशी कांग्रेस के तैयारी कर रहे हैं चुनाव के, इन सबको मिलकर चुनाव लड़ लेना चाहिए। देखिए, एक कहावत हिंदी में चलती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप विधायक जी का आचरण अगर पिछले 5 वर्षों में देखेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने बदलाव दिखाया है चुनाव जीतने के बाद, ये वही प्रत्याशी हैं जो आज से 5 साल पहले भावुक होकर, हाथ जोड़कर, सबको साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहते थे और लोगों से विनम्रता से अपील किया करते थे कि मुझसे ऐसा क्या दोष है, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आप लोग मुझे लगातार हराते आ रहे हैं, एक बार मौका दीजिए। और चुनाव जीते और उनके आचरण में जो बदलाव आया है, आज मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में जितने भी नेता हैं, सबसे ज़्यादा बाहुबली की छवि हमारे बिजार विधायक की है। तो जो रोके वोट मांगने से लेके बुंदेलखंड के सबसे बड़े बाहुबली बनने तक का सफ़र इन्होंने केवल 5 साल में तय कर लिया। तो मैं वही समझता हूँ कि अगर जो इस प्रकार का प्यार बिजार विधानसभा की जनता ने इन्हें पिछली बार दिया था, अगर ये अपनी सौम्यता बनाए रखते, अगर ये कर्मठ भाव से जनता की सेवा करते, तो आज तस्वीर कुछ और होती। आपने एक वर्ड का उपयोग किया, बाहुबली, और उससे सवाल ये बनता है कि वो आप पर जब भी अटैक करते हैं जी, या आपके कामकाज पर, आपकी राजनीति पर सवाल खड़े करते हैं, तो आपके पिता की जो बाहुबली इमेज हुआ करती थी उसको ही केंद्र में रखते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि क्योंकि हमारी माताजी से भी वो चुनाव हारे 2008 में, और पिताजी का जो व्यक्तित्व हुआ करता था, बबलू शुक्ला जी को ये लगता है कि एक सफल राजनेता के लिए वो व्यक्तित्व उतारना ज़रूरी है। हालांकि वो अच्छे से समझ नहीं पाए थे कि भैया राजा साहब की राजनीति किस प्रकार की होती थी। कभी भी आम जनता को, कभी भी गरीब शोषित लोगों को भैया राजा साहब से कष्ट नहीं रहा। अधिकारियों पे दबाव बनाकर वो रखते थे, अधिकारियों के ऊपर एक प्रभाव की शैली हुआ करती थी, अधिकारियों में एक भय हुआ करता था कि आम व्यक्ति अगर थाने में गया है और थानेदार ने कहा कि इतना पैसा FIR लिखने का लगेगा और उसने कहा कि नहीं, फिर हम गाड़ी जा रहे हैं दाऊ साहब के पास, तो अधिकारी हाथ पकड़ लेता था कि यार वहाँ मत जाओ, मैं आपका काम करवा देता हूँ। तो इन्होंने, तो उस कारण से छवि भैया राजा साहब की बाहुबली की ही मानी जाती थी, पर इन्होंने जो अपने आचरण में उस चीज़ को उतारा है उसका एकदम विपरीत कर दिया है। अधिकारियों से तो ये सांठ-गांठ करते हैं, अधिकारियों के साथ तो इनका बहुत मैत्रिक भाव रहता है, लेकिन आम जनता के ऊपर दबाव इतना ज़्यादा रहता है, इन्हें लगता है कि शायद मुझसे डर के रहेंगे तो ये मुझे वोट करते रहेंगे। आम जनता कभी भी डर से वोट नहीं करती है, केवल प्रेम भाव से वोट करती है। पिछली बार इन्होंने प्रेम भाव जनता के दिल में जागृत किया था, उनको उसका आशीर्वाद मिला। इस बार वो सोच रहे हैं कि डरा कर ले लेंगे तो वो संभव नहीं है। प्रेम भाव से ही वोट मिलते हैं और उसी से वोट आगे मिल सकते हैं। कम चर्चा होती है आपके राजनीतिक, जब आप निकलते हैं तब थोड़ा कम चर्चा हो रही है आपके पिता की राजनीति के बारे में। मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू में दर्शक वो भी समझें कि आप अपने पिता की राजनीति से, उनके व्यक्तित्व से क्या सीखते हैं। उनके जीवन को शुरुआत से और अंत तक, जब उनका देहावसान हुआ तब उस पूरे जीवन को एक इंटरव्यू में समेटना कठिन है, लेकिन एक बेटे के तौर पर आपने उनसे क्या राजनीति में सीखा है, और उनकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 छवियां समाज में चलती हैं, उस नेगेटिव छवि का जो एक टैग आपके साथ लगाया जाता है, उससे किस तरह आप भिन्न हैं? देखिए अगर भाई, ये बात तो मैंने कई बार दोहराई है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति की तरह हो ही नहीं सकता। कई बार हमारी माँ भी नाराज़ होकर हमसे बोलती हैं कि तुम तो एक भी अपने पापा पे नहीं गए। तो उसको आप अच्छी तरह से भी ले सकते हैं, बुरी तरह से भी ले सकते हैं। एक जो बच्चा होता है, एक इंटरव्यू में मैंने पहले भी ये बात कही है कि वो एक समागम होता है अपने माता पिता की अच्छाइयों का, उनकी बुराइयों का, उनकी अच्छाइयों बुराइयों से सीख लेता है। तो बच्चों को ये एडवांटेज मिलता है कि वो अपने माता पिता के जीवन से सीखें, उनकी अच्छी आदतों से भी सीखें, उनकी गलतियों से भी सीखें।
क्योंकि गलतियां हर इंसान करता है, पर बच्चों का प्रयास ये होता है, विशेष तौर पे मेरा प्रयास ये है कि जो गलतियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं वो गलतियां मैं ना दोहराऊं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे शराब को लेकर मैं हर बार बातें करता हूँ, मुखर होता हूँ। मेरे पिताजी भी शराब का सेवन किया करते थे, तो मैंने जब वो घर में देखा है कि उससे नुकसान क्या क्या होते हैं, तो मैंने उससे ये सीख ली कि भाई इस चीज़ को ज़िंदगी में कभी छूना नहीं है। कई लोग इसका विपरीत भी सीख लेते हैं कि यार पिताजी पीते हैं तो अपन भी, तो एक परंपरा है जी। तो ये बात व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होती है कि आप किसी भी एक घटना से आप सीखना क्या चाहते हैं। आप सकारात्मक सीख भी उससे ले सकते हैं, नकारात्मक सीख भी उससे ले सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपने माता पिता के जीवन से जो भी सकारात्मक चीज़ें मैं सीख सकता था मैंने सीखी हैं। जो मुझे कभी लगी कि ये कमियां हैं, उन कमियों से मैंने सीखा है कि वो कमियां मैं अपने जीवन में ना दोहराऊं, और इसी प्रकार से मैं अपनी राजनीति करना चाहता हूं। तो मेरे पास ये एक राजनीतिक एक्सपीरियंस है कि एक नेता अपने जीवन में क्या गलतियां कर सकता है वो दोहरानी नहीं है, और क्या अच्छे काम कर सकता है जिससे जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिल सकता है, और वो चीज़ें मुझे अपने जीवन में उतारनी है। इसी से जुड़ी एक और बात, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, बचपन था, तब आपके पिताजी की जो इमेज थी वो एक बाहुबली नेता की इमेज हुआ करती थी, और जो आपका गांव है गहरवार, वो गढ़ी गहरवार का एक खौफ जो है उसको राष्ट्रीय मीडिया और प्रदेश की मीडिया में भी कई दफ़ा चलाया गया। कई तरह की किंवदंतियां हुआ करती थी। मैं तो अपने उस बचपन को याद करता हूं जब कहा जाता था कि उनके घर में एक मगर भी है जिसमें वो अपने विरोधियों को डाल देते हैं और वो लोग मर जाते हैं। आपने भी सुन रखी हैं अपने पिता के विषय में इस तरह की किंवदंतियां? इससे और भी ज़्यादा भयानक कहानियाँ मैंने सुन रखी हैं, पर वो हैं केवल वही कहानियाँ। क्योंकि इस बात से मैं मना नहीं करता कि एक समय पे उन्होंने हर प्रकार के जानवर पाले हुए हैं, मगर भी उनमें से एक है। और जब वो बहुत छोटे हुआ करते थे तो कुआ चौक कहलाता है गढ़ी में, तो उसमें एक छोटी सी हौदी में रहते थे। जब उनका साइज थोड़ा बड़ा हुआ तो ईशानगर में जो टिपुआ आपने सुना होगा, तो वहाँ पे उनके लिए हौदियाँ बनाई गई थी जिससे वो बाहर निकल नहीं सकते थे, तो उसमें उनको रखा जाता था। फिर जब सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने छापेमारी करवाई थी। किसी बात से वो नाराज़ हो गए थे पिताजी से। पिताजी उस समय निर्दलीय विधायक थे तो इससे, तो उन्होंने छापेमारी करवाई थी क्योंकि ये नियम के विरुद्ध होता है, आप ये जानवर पाल नहीं सकते हैं। और फिर वो चले गए थे। तो अगर पटवा जी नाराज़ थे हम लोगों पे ऑलरेडी इतना, तो अगर ऐसा कोई भी वाकया हुआ होता कि मगर ने किसी व्यक्ति का सेवन किया होता, तो वो सिर्फ मगर लेकर के नहीं जाते, वो परिवार के लोगों को भी साथ लेकर के जाते हैं। तो वो कहानियां पालने से शुरू होती हैं और फिर प्रताड़ना तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह की कहानियां आपने भी सुन रखी हैं। बहुत सारे लोग ये मानते और ये जानते हैं कि उस दौर में एक तूती बोला करती थी उनकी राजनीति की। क्या आपको लगता है कि अब जब दौर बदला है देश का, एक लोकतांत्रिक मूल्यों में थोड़ा इजाफा हुआ है, व्यक्ति समझदार हुआ है, तब उस दौर की राजनीति में और आज की राजनीति में आपको फ़र्क देखना है और बहुत सारी चीज़ें बदलनी हैं? जी, मैं वही आपसे कहता हूँ, जब मैंने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने पिताजी के जीवन से सीखता हूँ, उसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मुझे लगता है कि बबलू शुक्ला जी नहीं सीखते हैं, कि वो दौर अलग था। उस समय पे किशनगढ़ क्षेत्र हो, सब जहाँ पे भी आपको जंगल दिखता है, हर जगह डाकू हुआ करते थे। अगर आपका नेता बाहुबली नहीं है तो वो डाकुओं से आपके गांव की रक्षा कैसे करेगा? क्योंकि जो भी अभी भी अगर आप उन गांवों में जाएंगे तो लोग आपको कहानियां सुनाएंगे कि डाकू ने हमें उठा लिया था, फिर गए तो पापा साहब पिताजी का नाम बताया तो उन्होंने ससम्मान उनको वापस गाँव तक छुड़वाया। तो डाकुओं में ये भय होना ज़रूरी था कि यार इस क्षेत्र में ये हैं, और अगर इस क्षेत्र में हम कुछ गलती करेंगे तो हमें बड़ा नुकसान उसका चुकाना पड़ेगा। लेकिन 2007-8-9 के बाद से डाकुओं की परंपरा खत्म हो गई है। बाहुबली नेताओं की ज़रूरत भी जनता के बीच से खत्म हो गई है। अब क्योंकि पिताजी ने उस तरह की राजनीति से शुरुआत की थी तो लोग उनका सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने कई लोगों की रक्षाएं की थी, उनका काफ़ी वो नाम उस समय तक हो चुका था। तो जब तक उनका जीवन रहा तब तक उनको वो सम्मान मिलता रहा, बना रहा। पर अब आज 2018 और 2023 में कोई व्यक्ति सोचे कि अब लालसा तो हमारी बाहुबली बनने की बड़ी समय से थी,
लेकिन मौका जनता ने 18 में दिया है, तो अब इस ज़माने में हम बाहुबली बने तो वो गलत है। वो गलत है, क्योंकि अब बाहुबली नेता की जनता को ज़रूरत नहीं है। अब अपने नेता से जनता की अपेक्षा ये है कि जो भ्रष्टाचार आज के समय पे मचा हुआ है उस पे उनका नेता लगाम लगाए, जिसके लिए आपको बाहुबली होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगा सकते हैं। और जो कमियां क्षेत्र में अभी तक बनी हुई हैं, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो चिकित्सा की दृष्टि से हो, और सबसे बड़ी बात जो रोज़गार की कमी हमारे क्षेत्र में बनी हुई है, जनता ये चाहती है कि इन विषयों पे हमारा नेता काम करे। उन्हें टशन नहीं चाहिए नेता का कि नेताजी आ रहे हैं और 50 गनर घूम रहे हैं और उनने आंखें दिखाई तो आदमी बिल में घुस गया। उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए है कि आप सच्चे जन सेवा के भाव से जनता की सेवा करें और उनका भविष्य सुधारने में कुछ ना कुछ योगदान दें। बहुत सारे आपके क्षेत्र के लोग जब आपके पिता और आपके बीच में तुलना करते हैं तो ये बात आती है कि भाई बेटे में बहुत सौम्यता है। ये आप अपनी परवरिश के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे आप परवरिश की, और क्या ये कब ये लगा कि आपको उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करनी है? भैया बहुत ही बचपन से, जब मैं आई थिंक KG1 KG2 मैंने छतरपुर से किया है, ज्योति इंग्लिश स्कूल से, और उसके बाद पहली कक्षा से ही मुझे बाहर भेज दिया गया था। पहली दूसरी कक्षा मैंने सैनिक स्कूल रीवा से ग्रहण की, फिर तीसरी चौथी मैंने क्राइस्ट चर्च जबलपुर से शिक्षा ली, 5वीं 6वीं मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल से ली, और 7वीं से लेकर 12वीं तक मैं दिल्ली कॉलेज इंदौर में था। तो लगातार हम लोग हॉस्टल में रहे हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करना, एक सही आचरण में रहना, ये हॉस्टल में बहुत ज़्यादा सिखाया करता है। और ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षित हों। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बाहर रहा तो मुझे कभी भी ये पता नहीं था कि जो मेरा ये दोस्त है, ये रोहित है, ये शुभम है, ये अंकित है, तो ये उसके बाद लगाता क्या है, कि ये रोहित सिंह है, कि रोहित अग्रवाल है, कि रोहित अहिरवार है, कि रोहित पटेल है। इस चीज़ों से हम लोगों को कभी हॉस्टलों में मतलब ही नहीं रहा। और जब पूरी पढ़ाई ख़त्म करके अब हम लोग क्षेत्र में आते हैं तो देखते हैं कि अभी भी हैं, नहीं, यहाँ पे एक तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, ऊपर से लोग टोकते भी हैं। जैसे अब हमारी उम्र के काफ़ी सारे मित्रगण आते हैं, बैठते हैं, हम लोग चर्चाएं करते हैं, चाय पीते हैं, और सामने से कोई वरिष्ठ व्यक्ति निकलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि राजा आप तो सब भंग कर दोगे, पूरा हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी, आप उसके साथ चाय पी रहे हो। तो हमने बोला उसमें क्या खराबी है? उसने बोला अरे उसका छुआ तो पीते ही नहीं। तो बोला साहब ये स्थिति रही बुंदेलखंड में, है, अभी भी है, अभी भी है। दुख की बात यही है कि अभी भी है। आप बदल रहे हैं इसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जो नई युवा पीढ़ी है अंकुर भैया, मैं ये मानता हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि नेता बदलना चाहता है कि नहीं बदलना चाहता है, वो तो बदलाव तो होगा ही। जो भी व्यक्ति शिक्षित होकर के आ रहा है वो शोषित होकर नहीं रहेगा। अब आप या तो उस बदलाव में हिस्सेदारी ले सकते हैं और या फिर आप पुरानी मूर्तियों की तरह अपना खंडन करवा सकते हैं। आज के समय पे कोई ये सोचे कि मैं वो पुरानी चीज़ें चलाऊंगा तो उसके लिए उनको शिक्षा को रोकना पड़ेगा, जो कि अपने आप में मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा पाप है। और अगर आप लोगों की मदद करते हैं, उनको शिक्षित बनाने में आप उनका प्रयास करते हैं, मदद देते हैं, तो इस तरह की उत्पीड़ना सहने के लिए कोई उसके बाद तैयार रहेगा नहीं। तो ज़रूरी है कि समाज को शिक्षित बनाया जाए। सिर्फ इन लोगों को नहीं जिनको स्वीकार करना है, उनको भी जिनको अब अत्याचार सहने से मना करना है कि बहुत हो गया, कई सालों का हो गया। पर मैं उनसे भी अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि पूर्व में जो चीज़ें रही हैं उसके लिए अब आज की पीढ़ी दोषित भी नहीं है। तो कुछ दोस्तों से मैं बैठता हूँ, अब यहाँ पे लोकल मिलते हैं तो उनके मन में नाराज़गी भी रहती है, गुस्सा भी रहता है कि दाऊ साहब कि वो 2-3 हज़ार साल पुरानी जो हमारे साथ ऐसा हुआ तो अब हम भी देखेंगे। तो उनको यही समझाते हैं कि नुकसान नहीं करना है। अब हमारे अंदर समझ है, आपके अंदर समझ है, अब उस चीज़ को हम लोग एक सकारात्मक रूप दे करके और एक अपनी क्षेत्र की व्यवस्था सुधारने में लगें। क्योंकि बुंदेलखंड आज भी विश्व के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से है। मैं तो लंदन रहा हूँ, मैंने लंदन में अपनी हायर एजुकेशन की है। वहाँ के व्यक्ति की, वहाँ के गरीब व्यक्ति का भी जो जीवन है और हमारे यहाँ के व्यक्तियों का जो जीवन है, मुझे ऐसा लगता है कि 100-150 साल का अंतर अभी दोनों के बीच में है।
हर चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है, अपने नागरिकों का ध्यान रखा जाता है। चुनाव भी होते हैं तो इस प्रकार से चुनाव नहीं होते जैसे अपने यहाँ पे होते हैं कि मारने काटने को तैयार है एक दूसरे को। चुनाव में भी जो पद पे रहा है वो अपनी 5 साल की उपलब्धियां एक कागज़ पर लिखता है, जो उसको चैलेंज कर रहा है वो क्या करेगा अगले 5 साल में वो एक पर्चे पर लिखता है, और उनके कार्यकर्ता लोगों के घरों में दरवाजे के नीचे अपने अपने कागज़ पैम्पलेट्स वगैरह डाल आते हैं। कभी कभार एक आध रैली निकल गई, किसी पार्टी की निकल गई, पर ऐसा नहीं होता कि लोगों को जातिगत या धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पे प्रभावित करने का एक अलग से प्रयास चलता हो। केवल अपनी कार्यशैली पे ही लोग वोट मांगते हैं और बेहतर करने की सोच लेकर के लोग उसको चैलेंज करते हैं। आप सही दिशा में हम जा रहे हैं। अब आपके व्यक्तिगत जीवन से वापस से चुनाव पर लौटते हैं। आपने जाति की बात की कि एक जाति की समानता को लेकर आपका भी एक अच्छा दृष्टिकोण है और ये होना भी चाहिए, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बहुत अहम हो जाते हैं। अभी भी हम बुंदेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ बहुत अहम हो जाती है ये बात कि आपका प्रत्याशी किस जाति का है। बबलू शुक्ला के साथ पिछले इलेक्शन में ऐसा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि 2 जातियों का चुनाव जिताने में बड़ा अहम योगदान रहा। ब्राह्मणों का और यादवों का पोलराइजेशन उनके साथ हुआ था क्योंकि वो सपा से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और खुद जाति से ब्राह्मण थे, तो उनकी जाति का जो ब्राह्मण मतदाता है वो उन्हें मिला, सपा का जो काडर वोट माना जाता है वो उन्हें मिला। आप जिस वर्ग से आते हैं, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज से आप आते हैं, उसकी जो मतदाता संख्या है वो तो बिजावर विधानसभा क्षेत्र में काफी कम है इन दोनों जातियों के मुकाबले। फिर वहां कहाँ ठहरते हैं आप? मैं ये मानता हूँ अंकुर भैया कि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी नेता को किसी भी जाति से एसोसिएट करना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इसलिए वोट दे कि मैं उनकी जाति से आता हूँ, और मैं चाहता हूं कि ऐसे जातिगत जो आंकड़े होते हैं इन पे राजनीति भी अब बंद हो। जातिगत आंकड़ों से अंत में होता क्या है आप खुद मुझे बताइए। पिछली बार अखिलेश यादव जी बिजावर आए, उन्होंने सभा की, उन्होंने सभी भाइयों को कन्विंस किया कि एक बार बबलू शुक्ला जी के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाओ। यादव समाज में एक अच्छी ऊर्जा का संचारण हुआ। सभी यादव भाई मोटरसाइकिलें ले करके गए केवल समाज के नाम पे कि अखिलेश भैया ने बोला है तो ये काम तो अब करना है। उसके बाद बबलू शुक्ला जी चुनाव जीते। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यादव समाज की वोटों से जीते, अन्य लोगों ने भी सहयोग किया, पर अन्य लोगों ने तब सहयोग किया जब देखा कि यार ये व्यक्ति जीत सकता है। और ये व्यक्ति जीत सकता है वाली छवि उनकी तब बनी जब ये पूरा यादव समाज उनके साथ खड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद आप बताइए कि शुक्ला जी ने क्या उस चीज़ का मान रखा। अखिलेश यादव जी ने, जो कि मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा योगदान अगर बबलू शुक्ला जी की जीत में किसी एक व्यक्ति का है तो अखिलेश यादव जी का है। उन्होंने इन्हें एक आदेश भेजा था, क्योंकि ये उनकी पार्टी के सदस्य थे, कि जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट डालना है। लेकिन क्योंकि बीजेपी उस समय पे बड़ी उदार भाव में थी, सभी को पैसा बांट रही थी, तो केवल एक आदेश अखिलेश यादव जी का वो भी इन्होंने नहीं माना और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ पे सदन में वोटिंग की। उसके बाद अखिलेश यादव जी काफ़ी नाराज़ भी हुए, आज भी नाराज़ हैं। और फिर आप लोकल यहाँ पे आ जाइए, यादव समाज ने भी कभी कोई ऐसी कोई सामूहिक मांगे नहीं की कि हमें आप विधायक बन जाएंगे तो ये दीजिएगा, पर एक सबको सपना था और लोग बड़ी ज़ोरों शोरों से बात करते थे कि इस बार देवी सिंह जी को तो वो जनपद अध्यक्ष बना ही रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपना जो उनके ऊपर कर्ज है वो उतारना चाहते हैं। पर जब असल में समय आया तो उन्होंने उन्हें जनपद अध्यक्ष नहीं बनने दिया। जनपद अध्यक्ष बनाया ऐसे व्यक्ति को कि जो उनके नीचे रह सकता हो और नेता बनने की आगे प्रयास ना करे। फिर उनने उसका पलट के उन्होंने प्रयास ये किया कि मैं नगर पंचायत में यादव समाज से अध्यक्ष बना देता हूँ। पर नगर पंचायत में भी उन्होंने अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जो कि आप, मैं मानता हूँ कि उनके घर से ही नगर पंचायत चल रही है। कहीं पर भी नेतृत्व करने का अधिकार उनने उस व्यक्ति को या यादव समाज को कहीं नहीं दिया। तो जब उसका कुछ फल निकल कर के आता ही नहीं है, हर नेता सामाजिक रूप से केवल शोषण ही करना चाहता है, तो इस सामाजिक तरीके की राजनीति को बंद भी करना चाहिए। आपको छवि देखनी चाहिए, आपको विश्वास
देखना चाहिए कि कौन नेता आपके लिए कुछ कर सकता है, आपके क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। क्या उसके विचार आचार ऐसे हैं कि अगर वो विधायक बनेगा तो आपके क्षेत्र में जो मैंने प्रमुख 3 मुद्दे आपको बताए हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इस पर कुछ काम करके कुछ बदलाव लेकर के आ सकता है? क्या वो न्याय के साथ खड़ा होने लायक व्यक्ति है कि वो वहाँ पे भी देखेगा कि मेरी जाति का है तो इसके ऊपर केस नहीं लगेगा भले ही इसने मर्डर किया हो, और क्योंकि किसी और जाति का है तो इसके ऊपर तो नकली मुकदमा एक लगना ही चाहिए तभी इसको अकल आएगी। तो ये जो जातिगत राजनीति है, जब तक जनता खत्म नहीं करेगी तब तक नेता भी खत्म नहीं करेगा। नहीं, लेकिन आप जिन 3 मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये सवाल मैंने उनसे भी किए थे कि उनका परफॉर्मेंस क्या है 5 साल का। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिजावर में बहुत काम हुआ है, वहाँ महाविद्यालय नहीं चलता था, कक्षाएं नहीं होती थी, बीएससी की कक्षाएं उन्होंने शुरू कराई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां गिनाई। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके गृह क्षेत्र ईशानगर में ही एक बढ़िया अस्पताल बना के दिया, सटई का अस्पताल थोड़ा और बेहतर हुआ, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस इलाके में काफ़ी काम वो गिनाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में चूंकि वो पिछड़ा और ग्रामीण इलाका है तो कोई इंडस्ट्री तो वहाँ नहीं आई, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ बड़े प्रयास जिसमें आपका जो एनटीपीसी का प्लांट है उसको शिफ्ट करने की बातें वहाँ हो रही हैं, जो सोलर प्लांट वहाँ जाना है, तो इस तरह से वो 2-4 बड़े काम गिनाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात ये है, और मैं इसमें लगभग जो पिछली पीढ़ी के नेता हैं उसमें सभी को गिनता हूँ, एक गलत सोच के साथ काम करते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जैसे ईशानगर का आपने बताया कि चिकित्सालय खुला, वो गुड्डन पाठक जी के समय पे पास हुआ था, तो तब से काम चल रहा था, उद्घाटन इन्होंने भली कर दिया। पर खैर वो बात अपन छोड़े, अपन माने भी कि चलिए ये भी इनका ही किया हुआ काम है। तो भी क्या सिर्फ सिंबलिज्म से बुंदेलखंड बदलेगा कि देखो ये कितनी अच्छी बिल्डिंग है यहाँ पे अस्पताल की, या कितनी अच्छी बिल्डिंग है यहाँ पे स्कूल की? जब तक वहाँ मास्टर नहीं जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब तक इन चिकित्सालयों में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं इलाज करने के लिए, जब तक आप ज़मीन पर कोई बदलाव लेकर के नहीं आते हैं, ये हमारा इंटरव्यू आज बिजौर की पूरी जनता जैसे आगे देखेगी, तो वो स्वयं आकलन करेंगे कि उनके गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है उसमें कुछ मदद मिलती भी है कि केवल बिल्डिंग बना के रखी हुई है। मैं जब आपसे कहता हूं कि इन क्षेत्रों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं नई 500 बिल्डिंगें बनवाऊंगा, लेकिन जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो सुचारू रूप से चालू हों, जिस काम के लिए वो बनी हुई हैं वहाँ पे वो काम हो। आज मैं इतनी ज़्यादा लोग के यहाँ गमी में बैठने के लिए जाता हूँ, एक्सीडेंट हो गया गांव में तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो जाते ही नहीं है स्वास्थ्य केंद्र तो कि यहाँ पे कुछ होगा, वो लेकर के भागते हैं बिजौर। बिजौर वाले देखते हैं अरे खून निकल रहा है, भगाओ इसको, भेजो छतरपुर। छतरपुर वाले देखते हैं अरे काफ़ी ब्लड बह गया है, एक काम करो मैं टाँके लगा देता हूँ, ले जाओ इसको ग्वालियर। कौन बचता है इतने भागा दौड़ी के बीच में? ये बिजावर हो चाहे छतरपुर हो, ये ऐसी नगरियाँ हैं जो एक समय पे अपने आप में राज्य हुआ करते थे, जहाँ की अच्छी खासी आबादी है, आसपास जुड़ा हुआ बहुत बड़ा ग्रामीण इलाका है। तो क्या यहाँ पे एक अच्छी चिकित्सा की सुविधा नहीं होनी चाहिए? अगर आज मुझे हार्ट अटैक आ जाए तो या क्या ऐसी सुविधा यहाँ नहीं होनी चाहिए कि मैं छतरपुर में बैठा हूँ तो 10 कदम पे चल के जाऊँ या 15 मिनट चल के जाऊँ तो एक अच्छा बड़ा अस्पताल हो जहाँ पे मेरा ऑपरेशन भी हो सके? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आपको भी अगर इलाज कराना पड़ता होगा तो आपको लगता होगा कि यार भोपाल अगली बार कब जाना है तो वहाँ पे मैं अपना चेकअप करवा लूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना होता होगा तो आप सोचते होंगे कि यार भोपाल में किसी हॉस्टल में डाल दूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है नहीं। तो फिर हम सब सरकारी स्कूलों में जाते हैं और देखते हैं कि मास्टर दारू पी के लेटे हुए हैं या आ ही नहीं रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। तो उन बच्चों का भविष्य होगा क्या? यहाँ से अब जैसे जो छात्र बहुत पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं, उनके माता पिता भाई बहन और शिक्षक भी कुछ स्कूलों में जहाँ पे अच्छे शिक्षक हैं, वो लोग उनकी मदद करते हैं और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। हम लोग भी एक योजना चला रहे हैं पिछले साल से कि जो भी 90% से ऊपर बच्चे लेकर के आते हैं उन्हें हम ग्वालियर भेजते हैं, अपने व्यय पे रुकवाते हैं, खाना पीना, उनकी अलग से ट्यूशन फीस होती है, 1-1.5 लाख रुपए की साल की एक बच्चे की फ़ीस वो हम लोग व्यय करते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसी परिस्थितियों में 90% बच्चा लेकर के आ रहा है, और अभी तक तो सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री थी, अब आगे उसके माता पिता नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर हम केवल इतना सा पुश उस बच्चे को दे दें कि उसकी आगे की अच्छी शिक्षा हो जाए, आज IIT की तैयारी वो बच्चे कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी सपना देखेंगे, वो कलेक्टर बनना चाहेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, वो साइंटिस्ट बनना चाहेंगे तो साइंटिस्ट बनेंगे, उनमें से एक भी बच्चा फेल नहीं होगा सर।
तो ऐसे बच्चों को जब हम आगे बढ़ाएंगे और फिर वो कुछ बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे तो शायद बुंदेलखंड की तस्वीर हम बदल पाएंगे। बिल्कुल। पर उसमें विधायक जी जब करते हैं, जैसे हम लोग तो किसी पद पे नहीं हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है हम भी अच्छे बच्चों का सम्मान करना चाहते हैं, और वो उनको एक शील्ड पकड़ा देते हैं जिसमें उन्हीं की फोटो लगी हुई है कि जाओ बेटा इसको अपने घर पे रखना। तो बच्चों का सम्मान कर रहे हैं कि खुद का सम्मान कर रहे हैं? ये सिंबोलिज्म तो खैर राजनीति में आपको चारों तरफ दिख जाएगा। बहरहाल जो आप तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, ये तो आप तब बदलेंगे जब पहले आपकी पार्टी आपको मौका देगी और उसके बाद जनता मौका देगी। आपकी पार्टी की अंदरूनी परिस्थितियों पर भी बात करते हैं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं, वहाँ लगभग 20-20 गाँव में 4 दावेदार हैं। आपके उस सेक्टर से अगर शुरुआत करें जहाँ से आप आते हैं और वहाँ से लेकर यहाँ सटई झमटुली तक जाएं तो 4 बड़े दावेदार जो मैंने पिछली यात्रा के दौरान जिनसे मिला मैं, उनमें 4 दावेदार हैं। आप हैं, राजेश सिंह पायक जी भी दावेदारी कर रहे हैं, इसके बाद सटई से राजेश शर्मा जी दावेदारी कर रहे हैं, और एक मुन्ना राजा जो झमटुली ग्राम से आते हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे हालातों में एक जगह मैंने सुना था कि आप सभी ने किसी एक मंदिर में बैठकर ये कसम खाई है कि बबलू शुक्ला को हराना है, हम सबको एकजुट होना है। जी। इसको नकारात्मक तरीके से ना लेकर के हम अगर पॉजिटिवली देखें, हाँ। तो कसम ये खाई है कि कांग्रेस पार्टी को हमें यहाँ से जिताना है, और उसके लिए हम सभी लोग साथ में हैं। आपने जो 4 नाम गिनाए, उसके अलावा भी चौका से राजेंद्र सिंह जी भी हैं, हमारे कैलाश कुशवाहा जी भी हैं, अच्छा। गोरेलाल राजपूत जी भी हैं। तो टिकट मांगने वाले कई लोग हैं, और मैं इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने सारे मजबूत लोग एक साथ आने को भी तैयार हैं, प्रयास करने को भी तैयार हैं। मैंने जो आपको ये नाम गिनाए हैं, इनके अलावा भी कई लोग हैं जो पार्टी के प्राथमिक कार्यकर्ता हैं और वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अपना बायोडाटा दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था है कहीं ना कहीं कि आज हमारी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ये विश्वास है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं सर्वे देखूंगा। तो ऐसा नहीं चलना कि भैया अब हमारी तो शिवराज सिंह जी से कोई पहचान ही नहीं है तो हमें कौन टिकट देगा। भले ही कमलनाथ जी से आपकी पहचान नहीं है, पर अगर आप ज़मीन पर काम करेंगे और अगर आपका सर्वे केशु राजा से, मुन्ना राजा साहब से, राजेश पायक जी से, राजेश शर्मा जी से, कैलाश कुशवाहा जी से, गोरेलाल राजपूत जी से, राजेंद्र सिंह जी से, इन सब से अगर आप अच्छा सर्वे लेकर के आ जाएंगे तो टिकट आपको मिल जाएगी। लेकिन केशु भाई एक चीज़ बताइए, राजनीति में ये कस्में, वादे, प्यार, वफा सब ये तब तक ही होते हैं ना कि जब तक टिकट ना बट जाए। आपको उम्मीद है कि ये कस्में निभाई जाएंगी? उदाहरण के लिए आपको ही टिकट ना मिला, आप घर बैठेंगे? घर नहीं बैठेंगे भाई साहब, कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अगर आप फिर किसी और दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे? जो हम लोगों ने आपसे कसम की बात करी है, किसी भी कांग्रेसी को टिकट मिलता है, जितने भी लोग जो आप कांग्रेस परिवार के हैं, हाँ। इनमें से किसी को भी टिकट मिलता है, आप बिल्कुल दावे के साथ मेरा नाम वहां लिख सकते हैं कि मैं किसी दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करूंगा। आपको उम्मीद है, ये भरोसा है कि जो आप ऑन कैमरा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके बाकी लोग भी इस पर काबिज रहेंगे? वो देखिए, मुझे विश्वास है। हालांकि मेरी राजनीतिक उम्र इतनी है नहीं, और कई लोग, जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे विश्वास है, तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि विश्वास में आपको चुनाव हार जाना है। उनका, काफ़ी लोगों का ये मानना है, जैसा कि आपने भी अभी जताया, कि चुनाव में कोई फिर अपने फ़ायदे का लोग सोचते हैं और इसमें साथ नहीं रहे। मेरी भैया अभी उम्र भी कम है और राजनीति का ज्ञान हो सकता है, शुक्ला जी भी हमेशा कहते हैं कि उसको राजनीति का ज्ञान कम है, तो हो सकता है कि राजनीति का ज्ञान भी कम हो, पर मैं ये मानता हूँ कि मैं इस चुनाव में, अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है, तो कोई भी नकारात्मक सोच लेकर के नहीं जाना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरा साथ नहीं देता है तो मुझे तभी पता पड़ेगा जब वो मेरा साथ नहीं देगा। अगर मैं पहले से सोच के बैठ जाऊं कि अंकुर भाई तो मेरा खिलाफत करेंगे ही करेंगे, और आपको कोई दूसरा व्यक्ति बताए कि यार केशु राजा तो सोचते हैं कि आप तो खिलाफत ही करोगे, तो अगर आप पॉजिटिव भी हो तब भी नेगेटिव, तो भी आपको लगेगा कि यार उस आदमी को विश्वास ही नहीं है तो क्या उसका साथ दें। तो नकारात्मक सोच रखनी ही नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जितने लोगों से मेरी बात हुई है, और अभी तक कई बार हम लोगों की चर्चाएं हो चुकी हैं, कई बार छोटी मोटी नोकझोंक भी हो चुकी है प्रत्याशियों के बीच में, पर शाम को जब हम लोग साथ में बैठते हैं तो ठहाके लगाते हैं। और जैसे कई बार मेरी उम्र बहुत कम है, बाकी प्रत्याशियों की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप लोग इतने सीनियर हो, क्यों मेरी खिंचाई बड़े नेताओं के सामने करते हो, मैं तो आपके बच्चे की उम्र का हूँ।
तो वो भी हंस के कहते हैं कि यार देखो टिकट तक सब जायज़ है, पर टिकट मिलने के बाद तुम हमारे बेटे जैसे हो और हम तुम्हारे साथ रहेंगे अगर तुम्हें टिकट मिलती है। और ये चीज़ हम भी कहते हैं कि अगर आप लोगों को मिलती है तो कांग्रेस आपकी नज़र में अभी भी यूनाइटेड है और इलेक्शन के बाद, टिकट वितरण के बाद भी रहेगी? बिल्कुल, मैं ये 100% मानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, ये मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कैमरे में आपके सामने बैठा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सभी लोग, कांग्रेस पार्टी जिसका चयन करती है चुनाव लड़ाने के लिए, दो बातें हम लोगों ने आला कमान के सामने रखी हैं कि क्योंकि पिछली बार जैसे मुन्ना राजा साहब का नाम बहुत बड़ा था और मैं मानता हूं कि ज़िले के सबसे कद्दावर नेताओं में से आदरणीय मुन्ना राजा साहब हैं, पर बिजौर की जनता ने एक रुख दिखाया कि भाई हम बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते। उसमें मैं कमी मानता हूं कि गुड्डन पाठक जी को तो पहले बहुत अच्छे वोट मिले, वो भी बाहर से आए थे, पर शायद कहीं ना कहीं वो कनेक्ट जनता के साथ नहीं बन पाया और जनता को ये लगा कि अगर हमारे लोकल का प्रत्याशी होगा तो बेहतर होगा, हम उसके पास हमेशा जा सकते हैं, उसे अपनी समस्याएं सुना सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुन्ना राजा साहब बहुत अच्छे नेता हैं पर लोकल वाले एंगल में वो फिट नहीं हुए। तो हम लोगों ने दो ही बातें, सब लोग सामूहिक रूप से फिर से कमलनाथ जी के पास भी एक दिन गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने दो ही बातें रखी थी कि आप कांग्रेस से जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, आप किसी पर भी विचार करें, किसी को भी टिकट दीजिए, पर दो चीज़ें आप ध्यान रखें कि एक तो कोई क्षेत्र से बाहर आखिरी में पैराशूट लैंडिंग ना हो, क्योंकि फिर हम सब लगें भी और वो परिणाम भी अच्छा नहीं आए तो सामने वाले का घमंड ही बढ़ता है कि सब लोग लगे हुए थे, क्या कर लिया। और दूसरा, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि एकदम भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है कि बोरिया बिस्तर छोड़ के लोग भाग रहे हैं कि कांग्रेस की सदस्यता मिल जाए। तो दूसरी रिक्वेस्ट हम लोगों ने ये रखी थी कि आप जो कांग्रेस के जो लोग हैं उन पे आप विचार करें, आखिरी में अंत समय में बीजेपी के लोगों पर टिकट के लिए विश्वास न जताया जाए। आप जो ये पूरी बात बता रहे हैं वो बगैर नाम लिए बता रहे हैं, मैं सीधे नाम के साथ आता हूं ताकि दर्शक कनेक्ट करें। आपने कहा बिजावर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस एकजुट है जी। ये तब भी एकजुट रहेगी जब कमलनाथ जी भाजपा से आने वाली रेखा यादव को कांग्रेस की टिकट दे देंगे? इस पे हम लोगों की चर्चा हुई है कई बार। हाँ, क्योंकि उनका नाम भी बड़ी प्रमुखता से चल रहा है कि कमलनाथ चाहते हैं कि रेखा यादव टिकट कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़े बबलू शुक्ला। जी देखिए, ये कई बार मैंने भी, रेखा जी को मैं मौसी बोलता हूँ, कई बार मैंने भी मौसी से बात की है और मैंने भी उन्हें कई बार प्रयास किया है, उनसे कहा है कि आप कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लीजिए। आज से नहीं, आई थिंक जब उपचुनाव की स्थिति चल रही थी, नहीं जब बड़ा मलहरा उपचुनाव था तब भी मैं उनके पास गया था कि आप कांग्रेस पार्टी में आ जाइए। उन्होंने बहुत ज़्यादा रुचि उस समय पे भी नहीं दिखाई थी और आज भी वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी श्रद्धा है। पर ये कोई इस बात से मना नहीं करता कि रेखा जी अगर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामती हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी बल उससे मिलेगा। पर जो बात मैंने कही कि जो हम लोगों ने कसम खाई है वो हम लोगों ने इस बाउंड्री में खाई थी कि इस बाउंड्री में तो हम लोग वचनबद्ध हैं कि हम लोग पार्टी के खिलाफत नहीं करेंगे। अगर इसके विपरीत कुछ निर्णय आता है, एक जैसे राजकुमार शर्मा जी भी टिकट मांग रहे थे और अभी भी मांग रहे हैं, वो मुझसे नाराज़ हुए कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मतलब आप मेरे साथ नहीं रहोगे अगर मुझे टिकट मिलेगी। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई साहब, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर सकता हूँ कि, और वो हमारे व्यवहार पे निर्भर कर सकता है। अगर हमारी आपकी व्यवहारिता अच्छी है तो फिर मैं आपकी मदद कर भी सकता हूँ, अगर नहीं है अच्छी तो नहीं भी कर सकता हूँ, पर फिर मैं वचनबद्ध नहीं हूँ। वही चीज़ मैं कहूँगा रेखा मौसी जी के लिए कि जैसे रेखा जी को टिकट मिलती है या अन्य, अब मैं इस बार जो मैंने बात की वो मैंने रेखा जी के लिए नहीं, अन्य भी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल पे ये चीज़ खुल के कह सकता हूँ कि अगर रेखा यादव जी को टिकट मिलती है तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पर और भी लोग हैं, अब उनके लिए मेरा क्या, जैसे क्योंकि मौसी से मेरा संबंध अच्छा है, अब किसी और व्यक्ति को आप बीजेपी से भी लेते हैं तो क्या उससे भी मेरा संबंध अच्छे हैं कि नहीं है, फिर बात वो व्यक्तिगत रूप से आ जाती है। मतलब आप ये बहुत थोड़ा स्पष्ट करिए, अगर रेखा यादव प्रत्याशी बनती हैं कांग्रेस की तब भी आप कांग्रेस का काम करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हम और मौसी बैठेंगे, लेकिन हम वचनबद्ध नहीं है, फिर बस ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब आज उसका ऐलान नहीं कर सकते जी, काम करेंगे भी या नहीं भी करेंगे, वचनबद्ध नहीं है। पर मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर वो कांग्रेस में आएंगे तो हम लोग स्वागत भी करेंगे और शायद काम भी करेंगे, पर वो मैं
वादा अभी आपसे नहीं आज नहीं कर सकते। एक और नाम बड़ा पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही कि छतरपुर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह हैं। अर्चना सिंह छतरपुर विधानसभा से टिकट चाहती थी, भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दी, ललिता यादव को कैंडिडेट बना दिया। खबर थी कि वो दिग्विजय सिंह से मिलने गए भोपाल, उनके बंगले में बैठक हुई और कांग्रेस के कुछ लोग उन्हें कांग्रेस में लाना चाहते हैं, उनका मन कांग्रेस में आने का है और वो बिजावर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट पर। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बिजावर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर जब आप लोगों को मिली तो आप लोगों ने ऐतराज जताया था भोपाल जाकर। मतलब हम लोग एक बार ही भोपाल गए थे और उसमें हमने किसी का भी नाम नहीं लिया था। हाँ। हमने यही बात की थी कि बीजेपी से अब लास्ट मोमेंट पे किसी को ला करके टिकट ना दी जाए। कई लोगों ने उसके अलग अलग मायने निकाले, कई लोगों ने रेखा जी से भी शिकायत की कि देखो आपके खिलाफ गए, कई लोगों ने गुड्डू से शिकायत की कि आपके खिलाफ गए। हम लोग व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं गए थे। बात केवल इतनी सी थी भाई साहब कि जैसे हम लोग अब काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र में और एक जनता का एक विश्वास भी बनाया है, मन भी बनाया है और अंत में यदि हम ये दिखाते हैं जनता को कि हम में से कोई भी उस लायक नहीं था कि उसको वहाँ पे लड़ना चाहिए था और स्थिति इतनी ख़राब थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी से किसी को लेकर के लड़ना पड़ा, तो जनता का कांग्रेस पार्टी में भी विश्वास कम होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम सब लगे रहें और वो व्यक्ति ना जीते तो उससे हम लोगों की व्यक्तिगत छवि भी सबकी ख़राब होगी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने तैयारी कहीं और से की है तो स्वाभाविक है कि उसने अपना ज़्यादातर समय उस विधानसभा में दिया है और टिकट जब नहीं मिलती तो उसकी मायूसी भी बहुत होती है। उस समय पे जब बातें आती है तो लगता है कहीं से भी मिल जाए, मैं कहीं से भी चुनाव जीत जाऊंगा, पर ये ग्राउंड की सत्यता नहीं होती है। जहाँ पर आप गए नहीं, जहाँ पे आप किसी से मिले नहीं, जहाँ पे आपका व्यवहार नहीं है, जहाँ लोग आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में जानते नहीं हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मैं भी चाहता तो लेटर रहता कि भाई जब टिकट मिले, अगर पार्टी टिकट देगी तो अंत में ही प्रयास करेंगे, पर हमने पदयात्रा भी निकाली, 700 किलोमीटर हम लोग पैदल चले पूरे बिजौर विधानसभा में। और भी जो मेरे सहयोगी लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्तर से प्रयास किए हैं। आज हम लोगों की स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी के कैडर के अलावा व्यक्तिगत हम लोगों के पास भी हर गांव में 20-20, 25-25 लोग ऐसे हैं जिनसे हम लोग संपर्क कर सकते हैं जो हमारा काम चुनाव में करना चाहते हैं। तो उसमें फिर सबको कन्विंस करना कि अब ये जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसी विचारधारा से कोई व्यक्ति आ रहा है और उसके साथ हमें होना है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। वो पैरासूट लैंडिंग के खिलाफ हैं और खासतौर पर अगर वो पैरासूट लैंडिंग भाजपा से हो रही है जी तो और भी ज्यादा खराब है। एक जो आपका डिटर्मिनेशन पिछले कुछ महीनों में, वर्षों में आपके क्षेत्र के प्रति दिखा है, समर्पण दिखा है, उससे एक बात ये भी हवा में रही कि केशु राजा तो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस नहीं टिकट देगी तो वो समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में हैं और अगर टिकट कांग्रेस ने नहीं दी तो वो साइकिल पर दौड़ेंगे इस बार। देखिए, आप तो बहुत समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ये चीज़ आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव जी के परिवार से, माननीय स्वर्गीय नेताजी के परिवार से हमारे परिवार के बहुत पुराने संबंध हैं। तो उनके संपर्क में तो हम लोग हमेशा रहते हैं, सामाजिक कार्यों के लिए भी, पारिवारिक कार्यों के लिए भी। और क्योंकि नेताजी पिताजी को एक छोटे भाई की तरह मानते थे, प्यार देते थे, और मैं भी मानता हूं कि अखिलेश भैया के लिए मेरे मन में तो वही भाव है जो पिताजी के नेताजी के लिए थे। तो सम्मान भाव हमेशा रहता है, संपर्क में हमेशा रहते हैं। पर जैसा कि कमलनाथ जी ने बहुत शुरुआत से ही क्लियर कर दिया था कि इस बार टिकट केवल सर्वे के आधार पर होगा, ना किसी की सिफारिश चलेगी, ना किसी की बैकडोर एंट्री होगी। तो हम लोगों ने काम जनवरी के महीने से ही, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमने पदयात्रा 3 जनवरी को चालू की थी, काम ही ऐसे करते आ रहे थे कि सर्वे में कोई अपन बीट ना हो पाए। तो मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से गलत हो सकता हूँ, कि मेरा सर्वे सबसे अच्छा ऊपर गया होगा, और अगर मेरा सर्वे सबसे अच्छा ऊपर गया होगा तो मुझे विश्वास है कमलनाथ जी टिकट भी देंगे। ये केवल विश्वास की बात है। और नहीं देंगे तो किसी और दल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जिसके लिए वचनबद्ध है तो उसके लिए वचनबद्ध हैं, पर जिसके लिए वचनबद्ध नहीं है तो फिर नेता कमलनाथ जी से भी बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि भाजपा से किसी को आप लेके टिकट दे रहे हैं तो मैं पूछूंगा क्या इनका सर्वे मेरे से बेहतर है, तब नए सिरे से विचार होगा। जी।
बहुत बढ़िया। एक रैपिड फायर राउंड के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो हमेशा अपने विरोधी प्रत्याशी पर सिर्फ आरोप लगाकर बात नहीं कर सकते जी। आप एक युवा नेता के तौर पर, मुझे लगता है कि जितने लोग टिकट मांग रहे हैं छतरपुर ज़िले में, उसमें सबसे कम उम्र आपकी ही है। तो एक बहुत यंग ब्लड जब चुनाव में जा रहा है और वो ऐसा लड़का है जो विदेश में पढ़ा है, एक अच्छी शिक्षा दीक्षा उसके साथ है, उसका विजन क्या है काम करने का? एक 5 मुझे मोटे मोटे काम गिना दीजिए जो चाहते हैं कि आप बिजावर में कंक्रीट लेवल पे आप करेंगे इनको। तो इसमें सबसे प्राथमिक जो हमारा काम है, हम लोग यहाँ की जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है उसको सुधारना चाहते हैं। आज आप जैसे कि आपने कई बार कवर भी शायद किया है, विधायक जी बहुत दावे के साथ कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचार की परिभाषा को बदल दिया है। आज के समय पे आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, आप किसी भी आम नागरिक से पूछ लीजिए, अगर बिजौर में आपको एक भी आम व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो कहे कि मैं थाने में, बिजली ऑफिस में, पटवारी से, तहसीलदार से, एसडीएम से या किसी भी शासकीय व्यक्ति से बिना पैसे के काम करवा सकता हूँ, तो आप आइए और मुझसे बताइए कि क्या मुझे भ्रष्टाचार क्षेत्र में नहीं मिला। भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि अगर आप 1500-2000 रुपये नहीं दे रहे तो आपकी टीआई एफआईआर नहीं लिखेगा। अगर आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर करवा दी, उनने अपनी जांच में देख लिया कि आप निर्दोष हैं, तो वो आपसे 5000 रुपये मांगेंगे एफआईआर काटने के, वरना वो आपके ऊपर केस कायम कर देंगे। अगर आपकी खुद की ज़मीन नपवानी है आपको, तो बिना पैसे लिए पटवारी आपकी ज़मीन नहीं नापेगा। अगर आपके गांव की डीपी जल जाती है, आपको डीपी रखवानी है, तो जब तक आप एक पैसा इकट्ठा करके घूस नहीं देते हैं तब तक आपकी डीपी नहीं रखी जाएगी। ठीक है, हो गया। एक तंत्र के स्तर पर जो भ्रष्टाचार फैला है तो आप कंट्रोल करेंगे। हाँ, हमारा कहना यह है कि यदि मौका मिलता है तो पूरे प्रदेश से छांट करके ऐसे व्यक्तियों को लेके आया जाएगा जो अपनी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हों, और एक ईमानदारी की नींव हम लोग यहाँ बिजावर क्षेत्र में रखेंगे कि इस प्रकार से भी काम हो सकते हैं। दूसरी बात, जो मैंने आपसे 3 पॉइंट पहले गिनाए हैं कि मेरा एक जो लास्टिंग इमेज जो मैं छोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी मैं राजनीति से रिटायर हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है कुछ करने का, और जब मैं राजनीति से रिटायर होता हूँ तो मुझे इन 3 कामों से संतुष्टि मिलेगी अगर मैंने इन 3 क्षेत्रों में कुछ किया है। लोकल यहाँ पे अस्पताल अच्छे हों, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए तो अच्छे से अच्छा इलाज उसको लोकली उपलब्ध हो सके, उसको ग्वालियर, दिल्ली, भोपाल, बम्बई भागने की ज़रूरत ना पड़े। कितने भी बड़े कद का व्यक्ति हो, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। कितना भी गरीब व्यक्ति हो, सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बड़े व्यक्ति को भी लगे कि सरकारी स्कूल में ही बच्चे को पढ़ा लेते हैं, कोई खासा अंतर प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल में है नहीं। और तीसरी, जो कमलनाथ जी ने कई बार ये चीज़ कही है कि एक उनका विजन है कि हर गांव से 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे कुछ ना कुछ रोज़गार की व्यवस्था हो। ऐसा नहीं है अंकुर भाई कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ ऐसे पहाड़ हैं कि पर्यटन की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ बनाई जा सकती है। हमारे यहाँ पे स्टोन इतने प्रकार के हैं, रेत की माइनिंग जो चलती रहती है यहाँ पे, और इतने प्रकार के मिनरल्स हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हैं, डायमंड माइन से लेके हर चीज़, कि यदि वो माइनिंग के काम को बहुत व्यवस्थित तौर पे भी चलाया जाए तो काफ़ी सारे युवाओं को उसमें रोज़गार मिल सकता है। पर हम लोगों ने एक धारणा बना ली है कि बाहर से कोई कंपनी आई, उसने सारे ठेके ले लिए, एक कंपनी को पूरा जिला मिल गया, चले गए। अगर आप वो छोटी छोटी माइंस, छोटे छोटे कार्य, मतलब छोटे छोटे लोगों को अगर आप उसमें वो करना चालू कर दें और वो लोग भी अपने नीचे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। और फिर आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ को न्योता दे सकते हैं जो कि एक्सकेवेशन के लिए या इंडस्ट्रियल रूप से यहाँ पे विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र में आए। यहाँ बहुत स्कोप है, यहाँ बहुत ज़मीन है, ज़मीनों के रेट शहरों से बहुत सस्ते हैं, फिर भी कंपनियां अगर बेंगलोर जा रही हैं, यहाँ पे नहीं आ रही हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। एयर कनेक्टिविटी भी है, अब तो रेल कनेक्टिविटी भी है। तो हमारा प्रयास इन इंडस्ट्रीज़ को इन्विटेशन देने का होगा कि ये लोग इस क्षेत्र में आके कुछ ना कुछ काम करें ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल सके। तो ये 3, 4, 5 जो काम आपने बताए हैं, ये महत्वपूर्ण काम होंगे अगर आपको कांग्रेस मौका देती है और जनता मौका देती है। बहुत अच्छा और एक लंबा इंटरव्यू हुआ है। उम्मीद है कि जनता आपको सुनेगी, समझेगी और आपके बारे में जानेगी। हमारी कोशिश भी यही है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हम उनको आप तक ला रहे हैं ताकि आप उनकी बारीक निगरानी कर सकें।
अपने प्रत्याशियों को जान सकें, अपने राजनीतिक दलों के वादों को और उनकी कस्मों को पहचान सकें, ताकि आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य चुन सकें। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।